ग्लोबल वार्मिंग का ये क्या परेशान की, तो जो यूरोप है, अमेरिका, वहाँ तो बर्फ जमा रहता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से क्यों चिंतित है? ये एक टर्म फैशन बन गया है क्या? इससे दिक्कत थोड़ी। बिहार में लिटरेसी रेट का क्या सीन है और वहाँ पे उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? खास तौर पे लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इज लो। बिहार में ये वो ज्योग्राफी का क्या विशेषताएं क्या है, ज्योग्राफिकल क्या विशेषताएं हैं बिहार की? कमेंट दीपक आइए, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, थैंक यू। बी कंफर्टेबल। दीपक, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। यस सर। ये बताओ, बिहार की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वीक रह गया है, क्या कर रही है बिहार सरकार इसके बारे में? कुछ नीतियां बना रही है इसके बारे में? यस सर, अभी बिहार सरकार एक बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लाई है 2022 में, जिसमें स्टार्टअप को सीड फंड दिया जा रहा है ताकि वो ग्रो करे और धीरे धीरे वो मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़े और उसमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। उसके अलावा सर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लाई है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन को। तीसरा सर, इथेनॉल पे बिहार सरकार पॉलिसी लाई है, जिसमें इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है, अलग अलग स्टेट्स में उसको डेवलप किया जाए। उसके अलावा सर अभी जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका एक नोड बनाया जा रहा है गया में, तो उससे भी बहुत मैन्युफैक्चरिंग, अगल बगल की मैन्युफैक्चरिंग डेवलप होगी, क्योंकि सर बिहार में जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का काफ़ी पोटेंशियल है एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, तो उसको लेकर आपने एक दो बातें अपने को, उनको मैं आगे आपसे क्विज करूंगा। एक तो आपने स्टार्टअप कहा और एग्रो बेस्ड कहा। यस नहीं, ये स्टार्टअप क्या बोला है? अरे भाई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री होती थी, ये स्टार्टअप क्या नई चीज हो गई, बताइए। स्टार्टअप सर वो होता है कोई भी न्यू आइडियाज या न्यू इनोवेशन हो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के मदद से, तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर बनाया जा रहा है तो उसको स्टार्टअप बोलते हैं। उसका एक प्रॉपर स्टार्टअप के नाम पर क्या है? कुछ खास इंसेंटिव दिया जाता है, कोई खास उनको बेनिफिट दिया जाता है, बताइए इसके बारे में। नीति एक केंद्र सरकार की एक स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी होती है, उसमें स्टार्टअप को कंसेशनल लोन देते हैं एज वेल एज सीड फंड भी देते हैं। उसके अलावा सर एक स्टैंड अप इंडिया मिशन भी है, जिससे वल्नरेबल सेक्शंस को सेम चीज़ करने के लिए वो प्रोवाइड किया जाता है। और सर इसके अलावा बिहार सरकार भी उद्यमी योजना करके बिहार सरकार का स्कीम है, जिसमें अलग अलग सेक्शंस को एक सीड फंड 10 लाख रुपए के एक और शब्द इसी संबंध में आता है, यूनिकॉर्न। ये क्या चीज है? यूनिकॉर्न तो एक सिंग वाला जानवर था, ये यूनिकॉर्न क्या होता है, सो बताइए। जैसे इंडस्ट्री टर्म में क्या है? जैसे यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप को डिफाइन करने का, जो स्टार्टअप $1 बिलियन जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है, उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं। इधर के कुछ ऐसे हैं जो स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बन गए, 3-4 के कुछ नाम बताइए रिसेंट के, कुछ आपको अंदाज है? रिसेंटली सर जैसे जो भी एजुकेशन टेक कंपनीज है, लाइक अनअकैडमी अभी बनी है यूनिकॉर्न, और उसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज के, जियोग्राफी के भी स्टूडेंट रहे हो। मैं आजकल जहाँ जाता हूँ, पर्यावरण सुरक्षा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मुझे लगता है ये सब बकवास है। देश का विकास रोकने का ये सब है, कहीं डैम रोक देगा, कहीं रोक देगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करो, सेमिनार करो, टाई सूट पहन के भाषण दो, इसी के लिए है। इससे कोई संसार को, ह्यूमैनिटी को फायदा नहीं होने वाला। आपका क्या विचार है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर। नहीं सहमत, बताइए क्या आपका विचार है? इन्वायरमेंट को सच में नुकसान हो रहा है। एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का एक नेचुरल साइकिल होता था, वो एक होता था, पर वो साइकिल ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ह्यूमंस का यूज के कारण वो ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जिसके वजह से वो साइकिल छोटा होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। उसके बाद कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। उसमें ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा रोल है सर। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो हैं सर, पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। जैसे एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, तो उसको अगर देखें कि जितना मिनिमम से मिनिमम हम लोग इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकें, तो उस पर ध्यान देना। आपने ग्लोबल वार्मिंग का ये क्या परेशान की, तो जो यूरोप है, अमेरिका, वहाँ तो बर्फ जमा रहता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से क्यों चिंतित है? ये एक टर्म फैशन बन गया है क्या? इससे दिक्कत थोड़ी। कुछ कंक्रीट एग्जाम्पल बताइए मुझे आप। ग्लोबल वार्मिंग सर, IPCC के रिपोर्ट के अनुसार
अभी जो ग्लोबल टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अभी तक लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके कारण सर जो भी है यूरोप के ऊपर आर्कटिक के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज होने के कारण जो भी कोस्टल कंट्रीज हैं उनके लैंड, एक तो जो भी आइलैंड्स हैं वो डूब रहे हैं, साथ साथ जो भी कोस्टल नेशंस हैं उनके भी लैंड रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है, जिसके कारण लैंड की कमी पड़ रही है। उससे आगे चल के फूड सिक्योरिटी पे भी। ठीक है दीपक, आप मेरा नॉलेज बढ़ाते हैं। आपने एक आईपीसीसी कहा है ना, ये क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये क्या है, जरा बताइए मुझे। आपने नहीं कहा आईपीसीसी 1988 में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP ने इसका फुल फॉर्म बताइए। आपने ये इसका बोला इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। वेरी नाइस, सो यू नो समथिंग, जो आप बोलते हैं तो चलो ठीक है। आपने देखा कि आप स्टेट, एक तो आप बिहार पुलिस सर्विस का चॉइस दिए, शायद नहीं आपने दिया होगा, ST/SC का चॉइस दिया है। ये इसका क्या काम है? स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, ये डिपार्टमेंट क्या करता है? स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर सर स्टेट्स के जितने भी टैक्स रेवेन्यू होते हैं उसको, लाइक GST जो होता है, GST में 2 पार्ट होता है, एक स्टेट GST एक सेंट्रल GST। तो सेंट्रल GST तो सेंट्रल वाले देखते हैं, स्टेट GST जो होता है वो स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के अंदर आता है, उससे रिलेटेड। आपने कहा स्टेट के जितने भी टैक्सेस होते हैं, है ना, तो क्या क्या टैक्सेस स्टेट में होते हैं? एक तो सर GST होती है, हाँ, दूसरा सर एक्साइज टैक्स होते हैं। अच्छा, उसके अलावा लैंड पे भी टैक्स लगती है। तो एक्साइज और लैंड इनका काम है नहीं। आपने सभी जितने टैक्स होते हैं उनका काम होते हैं, एक्साइज अलग डिपार्टमेंट है, लैंड रेवेन्यू अलग है, तो थोड़ा सा क्या करके करना। इट इज उसमें पहले सेल्स टैक्स होता था जो कि अब GST हो गया है ना, और इंटरटेनमेंट टैक्स होता है। ओके ठीक है जनरल साहब। ओके दीपक, तो आपने मेरिट से किया अपना बीटेक। यस सर। राइट। भोपाल के बारे में 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताइए, अच्छे पॉइंट जो आपको लगे, और 2 पॉइंट ऐसे जो आपको लगता है कि ये चेंज हो सकता है या बेहतर हो सकता है। यस सर, मैं अच्छे पॉइंट बता रहा हूँ सर कि भोपाल जो है सर इंडिया का सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है। सर्वे में आया है, जो सर्वे होता है उसमें इंदौर के बाद भोपाल का नंबर आता है। और दूसरा सर जो मुझे वहाँ का अच्छा लगा वो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वहाँ का ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ है। और तीसरा सर वहाँ ट्राइबल को लेके एक रविंद्र मंच है नाटक, उसमें ट्राइबल को लेके काफ़ी डिस्प्लेस किए गए हैं, और ट्राइबल के लिए अच्छे वर्क होते हैं वहाँ पे। और जो मुझे खराबी लगी सर वो एक तो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा, उसके कारण से वो जो थोड़े से बारिश में जो है वो लगभग फ्लड, लाइक अर्बन फ्लड की सिचुएशंस होती है। और दूसरा सर और कुछ सर मुझे ऐसा तो नहीं लगा कुछ खराब। ओके राइट। आपके आइडियल पर्सन है फादर। यस सर। तो एक ऐसी चीज़ क्या है जो आपको बहुत अच्छी लगी और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं? यस, उनकी सबसे अच्छी मुझे लगी कि वो हार नहीं माने कभी, जैसे हमेशा कंसिस्टेंटली मेहनत करते गए, जैसे लाइक परजिवेरेंस जिसको बोलते हैं। जब उन्होंने अपने करियर के स्टार्ट किया था तो वो एज अ मजदूर, वो एक तरह से समझिए लेबर की, लाइक बिहार में दिल्ली की ओर माइग्रेट किए थे और वर्क किए थे। पर यहाँ से जाकर जब यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ज़्यादा नहीं बढ़े, तो घर पे जाकर उन्होंने रिस्क लिया। तो उन्होंने अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, लाइक ट्रैक्टर खरीदा, और ट्रैक्टर से चलाते हुए और धीरे धीरे उन्होंने, आज हम लोग की फैमिली इनकम अच्छी हो गई है। उन्होंने हमेशा जीवन में रिस्क लिया है और लगभग वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो उनसे मुझे रिस्क टेकिंग। आपने ऐसा कोई एक एग्जांपल दीजिए जो आपने अपने जीवन में अप्लाई किया हो किसी क्वालिटी को। यस सर, मेरा लाइक इंजीनियरिंग के बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया था और मैं एक जॉब में था, पर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था जॉब करते हुए। तो मैं सोचा था सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने के लिए। वो एक बहुत रिस्की डबल एज स्वॉर्ड टाइप डिसीजन था। तो मैंने पापा से बात किया तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो मैंने भी उनसे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी सीखा है। ओके राइट। मधुबनी पेंटिंग्स यस सर। किस लिए मशहूर है और क्या है? मधुबनी पेंटिंग सर मिथिला क्षेत्र में किया जाता है, उसको GI टैग मिला हुआ है। तो वो जनरली गॉड से रिलेटेड है, लाइक कृष्ण भगवान के और कृष्ण और राधा से। तो किस प्रकार के पैटर्न्स हैं, क्या कलर्स हैं, थोड़ा बताइए उसके बारे में। जैसे उसमें खासियत क्या है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? उसमें तो सर एक तो डायरेक्ट पेंट से करते हैं, लाइक पेंसिल का यूज नहीं करते हैं, आउटलाइन नहीं करते, डायरेक्ट पेंट से पेंटिंग करते हैं। प्लस उसमें रिलीजियस थीम्स होते हैं,
प्लस उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज होता है और इंट्रिकेटली फाइन और फाइनली डिजाइन होता है। डिजाइनिंग पे काफ़ी ध्यान दिया। ओके, मुझे ये बताएं, आप तो इतना पढ़ लिख गए, बिहार में लिटरेसी रेट का क्या सीन है और वहाँ पे उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? खास तौर पे लिटरेसी रेट ऑफ वेमेन इज लो। यस, आप मुझे बताइए क्या फिगर्स हैं, क्या परसेंटेज है यस, ओवरऑल मेन का, वेमेन का, और वेमेन का लो है तो क्यों है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है? Yes. आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप क्या करेंगे? 2011 सेंसस के अनुसार बिहार में 61.8% लिटरेसी रेट है, जिसमें फीमेल लिटरेसी रेट 51.5 है और मेल लिटरेसी रेट 21 पॉइंट समथिंग है। ओके, और तो लगभग 20% का डिफरेंस है मेल और फीमेल में। मुझे लगता है सर फीमेल लिटरेसी रेट कम होने का सबसे बड़ा कारण है सर इनिशियल स्टेज में ही बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है। उसका वन ऑफ द रीज़न है कि घर से दूर होना स्कूल, तो उसको लेके पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए फीमेल्स के। और दूसरा सर घर से दूर होता है स्कूल, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी कितना होनी को दूर होगा घर से? एवरेज क्या डिस्टेंस होगा? लगभग 1-1.5 स्मॉल स्कूल है सर, मीडियम स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल्स हैं लगभग आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे होंगे, पर जो आफ्टर 5th 6th जो है वो लगभग 2-3 किलोमीटर पे होती है। तो जितना रिस्क आपका 300 मीटर दूर घर होने पे है, अगर कुछ होना है, और उतना ही रिस्क आपका है 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पे। 2 किलोमीटर तो रिस्क है। 200-300 मीटर पे जो स्कूल्स होते हैं वहाँ लगभग गांव के ही लोग होते हैं जो सब एक दूसरे को जानते हैं, या अगल बगल वाले गांव को, तो वहाँ एक दूसरे को जानते हैं, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है कोई भी चीज़ सोचने से पहले। इसके अलावा और क्या रीज़न है? दूसरा रीजन सर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फीमेल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जैसे टॉयलेट्स होते हैं, टॉयलेट्स हैं बनते हैं पर 10 दिन के अंदर ही सब खराब हो जाते हैं। और दूसरा और भी रीजन है सर लाइक टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो जो था पहले बहुत ज़्यादा पुअर था, ये अभी वैकेंसी बहुत सारे रिक्रूटमेंट हुए हैं तो अभी सुधर रहा है। और ये तो मेल और फीमेल के लिए बराबर है स्टूडेंट रेशियो, तो फिर फीमेल ड्रॉप आउट क्यों ज़्यादा? मतलब टीचर्स का पॉइंट रेशियो के हिसाब से गर्ल्स क्यों ड्रॉप आउट कर रही है? गर्ल्स का ड्रॉप आउट का एक और रीजन भी है, वो है सर पेरेंट्स का नेग्लिजेंस। मैं सबसे बड़ा वही मानता हूँ, पेरेंट्स का नेग्लिजेंस। चलिए ये समझ गया, अभी आप बताइए अब क्या करेंगे इस काम के लिए? सबसे पहले तो सर उनको स्कूल तक पहुंचने का सेफ्टी और उसका सेंस उनको दिलवाना होगा। लाइक इसके लिए हम लोग स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल के लिए, स्कूल से लेकर हर गांव के लिए एक कॉमन बस कर सकते हैं, बस फैसिलिटीज जो कि होती है। दूसरा सर साइकिल का प्रोवाइड जो अभी सरकार कर भी रही है, साइकिल को अगर धीरे धीरे अगर फंडिंग बढ़े तो साइकिल को अपग्रेड करके स्कूटी का व्यवस्था किया जा सकता है सर। तो पैदल जाओ चाहे साइकिल पे जाओ, रिस्क तो बराबर है, तो रिस्क कैसे मिटिगेट हो रही है? तो पर सर टाइमिंग कम होगी, तो जितना टाइमिंग कम होगी। ओके गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। दीपक, अभी आप एक प्राइवेट कंपनी L&T में आप काम कर रहे थे, एक सेबी के चीफ का कंट्रोवर्सी हो रहा है, ये क्या है? उनको क्यों, किस चीज़ का उन पर एलिगेशन लग रहा है? यस सर, सेबी के चीफ सर नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ बात वो उन पे जैसे एक अपने हिंडनबर्ग करके एक इंटरनेशनल एनजीओ है, वो रिपोर्ट निकालती है हर साल हर कंपनी का वो एनालिसिस करते हैं और रिपोर्ट निकालते हैं कि कोई कंपनी अगर कुछ उनका फ्रॉड चल रहा है या कुछ, तो उन्होंने इस पे इल्ज़ाम लगाया है अडानी ग्रुप्स पे कि इनके जो भी ऑफशोर्स कंपनीज थे वहाँ पे सेबी चीफ और उनके हस्बैंड के भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है या इन पे ज़्यादा कार्रवाई नहीं किया जाता है। जो भी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो उसमें इनको क्लीन चिट दिया गया, तो अपोजिशन इसको लेके सवाल उठा रही है कि ये अपने डिफेंस में क्या कह रही हैं? सॉरी सर। ओके, ये बताइए, ओलंपिक्स में बैडमिंटन आप शौक रखते हैं, कैसा रहा हमारा परफॉर्मेंस? इस बार ओलंपिक्स में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा सर। 6 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था पर एक भी मेडल नहीं आया हमें कोई भी। पर लक्ष्य सेन जो हैं मेल सिंगल्स में वो सेमीफाइनल में गए थे, सेमीफाइनल में वो हार गए, और बाकी जो PV सिंधु गई थी वो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई। आप मैकेनिकल इंजीनियर, आपने 2 रीज़न बतलाया, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग को मतलब वो चैलेंज को एड्रेस करना है, लेकिन एक इशू जो माना जाता है बैटरी का, वो आपने जिक्र नहीं किया। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फेलियर का या लोअर एक्सेप्टेबिलिटी का एक रीज़न माना जाता है बैटरी का,
वो आपने जिक्र नहीं किया उसका। यस उसका क्या इम्पैक्ट है इसके एक्सेप्टेबिलिटी पर, बैटरी का? यस सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बोला जाता है वो क्लीन एनर्जी है, पर बैटरी को ही मैन्युफैक्चर करने में ही काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेज का उत्पन्न होता है। तो पर इंडिया में जो बैटरी बनाने की पोटेंशियल है, लाइक लिथियम जो है वो अधिकतर इंपोर्ट बेस्ड होती है, जो कि हम लोग अर्जेंटीना से भी रिसेंटली टाई अप किए हैं, चिली से आती है। उसके अलावा भी और भी जो भी उसमें कंपोनेंट्स हैं वो हम लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट है चाइना पे। तो इस वजह से सर बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में है पोटेंशियल अभी हाँ, तो आपने उसका जिक्र किया नहीं। हम ये कह रहे हैं कि बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, Yes, sir. बिहार में ये वो ज्योग्राफी का क्या विशेषताएं क्या है, ज्योग्राफिकल क्या विशेषताएं हैं बिहार की? ज्योग्राफी, यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, उसका क्या विशेषता है? Yes. बिहार का जो सर सॉइल है, सॉइल वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स ऑफ द वर्ल्ड है। अलुवियल सॉइल जो होते ठीक है, हैं, सवाल एक हो गया। और एक सॉइल हो गया, प्लस वहाँ का क्लाइमेटिक वेरिएशन जो है तीन एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है। तो अलग अलग रीजन में हम लोग अलग अलग क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। और थर्ड है सर वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स की काफ़ी पोटेंशियल है। और सर लैंड, वाटर, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी पोटेंशियल है। फॉरेस्ट का जिक्र नहीं किया आपने। यस, फॉरेस्ट जो है बिहार में अभी देखा जाए तो 7.84% है फॉरेस्ट। नेशनल एवरेज क्या है? नेशनल एवरेज 31.6% है। और 33 का टारगेट बनाया गया है सर। फ्लडिंग का क्या है इम्पैक्ट? फ्लडिंग का अलग अलग इम्पैक्ट हो सकता है सर। इकोनॉमिक, सबसे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, रोड, रेलवेज को। दूसरा सोशल इम्पैक्ट भी, बहुत सारे खासकर वल्नरेबल सेक्शन जो हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं, तो उनको माइग्रेट करना पड़ता है वहाँ से। ओके, थैंक यू सर। दीपक, यस, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।